हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज पूजा। आज डिस्कस करेंगे हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आंसर को डील करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अब हमें बताना है कि जो सृजनात्मकता होती है उसे किस धारणा से संबंधित बताया जाता है। पहला है अवधार बौद्धिकता, दूसरा है अभिसृत सोच, तीसरा है विविध सोच, या चौथा है द्रव बौद्धिकता। तो हमें पता है कि क्रिएटिविटी जो होती है उसे हम विविध सोच की अवधारणा से संबंधित मानते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की सोच रखना ही सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। मतलब वो क्या करती है कि कोई भी एक अगर काम है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है कि पहले ये कर लेंगे, फिर सेकंड में ये कर लेंगे, फिर थर्ड में ये कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में उसको तोड़ तोड़ कर काम को करती है। तो वो किस विधि का प्रयोग करती है? वो प्रयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ये होता क्या है ये हम जान लेते हैं। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत हमने देखा है कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर उसको किया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग हमेशा संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में भी बहुत ही अच्छे से होता है। ठीक है, मतलब कि इसका यूज जो है संज्ञानात्मक और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, और समस्याओं को हल करने में भी इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये विधि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सकारात्मक विधि मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, पुरुष एवं महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ये क्या है कि पुरुष, इसका मतलब ये है कि समाज के द्वारा ही पुरुष और महिला जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है या उसकी भूमिका का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। मतलब जो लैंगिकता शब्द है वो समाज के द्वारा बनाया गया है, समाज की तरफ से बनाया गया है लैंगिकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता एवं सामाजिक संतुलन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर, यानी कि समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में समाज के सभी लोगों को मतलब भेदभाव रहित बनाने की ओर अग्रसर किया जाता है, ताकि भेदभाव ना हो किसी से कि कोई विकलांग है या फिर किसी को देखने में दिक्कत है या किसी को सुनने में दिक्कत है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो भी समान मतलब अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम क्या है? दिव्यांगों के लिए कुछ अधिकार, दिव्यांगों के अधिकार के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे। तो ये बनाया गया था कब? 2016 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2016। और यहाँ से एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो संरक्षण अधिनियम 1995 था उसी को बदलकर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बना दिया गया था। और जब ये अधिनियम बनाया गया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम इसके बाद ही विकलांगों को दिव्यांगजन कहा जाने लगा, यानी कि दिव्यांग कहा जाने लगा। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन से आयु वर्ग का? हमें इसमें ये बताना है। पहला है 3 से 18 साल, ठीक है, दूसरा है 6 से 14 साल, तीसरा है 6 से 22 साल, या 6 से 18 साल। तो संविधान संशोधन 86 के अनुसार इसे यहाँ पर जो है बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया, जिसके अंतर्गत आयु वर्ग है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूचना बच्चे को पहले से प्राप्त है जब उसको वो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब यानी कि वो चीज़ें सोचते हैं जो उनके सामने नहीं है या फिर उनके सामने है, उन सभी के बारे में सोचकर अपने अनुभव के अनुसार
बच्चा जब एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, तो इसे क्या कहते हैं, सृजनात्मक सोच। मतलब बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, अगर अपने अनुभव के आधार पर वो किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या यहाँ पे क्या आएगा, अग्रागों की ओर का विकास का दर्शाता है। मतलब कि शरीर के केंद्र यानी कि बीच से लेकर, ठीक है ना, बीच से लेकर, ये बीच से लेकर शरीर के बाह्य भागों तक, ठीक है, धीरे धीरे करके विस्तार करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत। ये सिद्धांत यही बताता है कि शरीर के जो परिधि और अग्राग की ओर का विकास जो होता है वो कैसे होता है, वो यानी कि शरीर के बीच से स्टार्ट होता है, मध्य से, और फिर वो बाह्य परिधि की तरफ धीरे धीरे विस्तार करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सीखे गए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। मतलब कि बच्चे जो टीचर है वो खुद करके बच्चों को दिखा रहा है कि इस तरीके से काम को करना है या किसी भी चीज़ को करना है, ठीक है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वो कौन सी विधि का जो है प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके से प्रशिक्षण देने की विधि को कहते हैं अवलोकन शिक्षण विधि, ठीक है। इस विधि में गलतियां होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। मतलब वस्तु स्थायित्व मतलब कि बच्चे के सामने से जब कोई वस्तु हटा ली जाती है तो भी उसको उसके बारे में याद रहता है कि यहाँ से कोई वस्तु जो है हटा ली गई है, और बच्चा जो है रोने लग जाता है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। तो ये वस्तु स्थायित्व का ज्ञान कब बच्चे में आ जाता है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संवेदी गामक अवस्था। ये फर्स्ट स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष की, इसी में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व सीख जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। अब व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है। अब व्यक्तिगत रूप से तो शिक्षा कहाँ पर दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में ही व्यक्तिगत रूप से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। उसके अनुसार बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18 से 24 वर्ष की समय में इस आयु में बच्चा जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसने दिया था आईक्यू की अवधारणा, बीने के द्वारा दिया गया था। सबसे पहली बार बीने ने इसके बारे में बात किया, इसकी अवधारणा बीने ने दिया था। अगर इसका पूरा कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो पहले से बन चुकी है, तो आईक्यू का कंसेप्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो जाए आंसर देना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अगर हम आकलन करते हैं तो वो टीचर की किस चीज़ में सहायता करता है। पहला है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो इसका आंसर हमारा होगा, तो ये चीज़ सहायता करती है टीचर की, ताकि टीचर बच्चों का आकलन करता है ताकि वो क्या कर सके, बच्चों का जो है रिकॉर्ड रख सके कि बच्चे ने किस तरीके का परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, ठीक है। जजोंग एक जो है हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और इनके अनुसार हमें बताना है कि संज्ञान और भाव, इन्होंने क्या कहा है, मतलब संज्ञान और भाव क्या क्या होते हैं आपस में, ठीक है। तो जजोंग ने बताया है कि संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। पहला आंसर हमारा सही है। दोनों ना तो अंतर संबंधित होते हैं, ना ही एकीकृत होते हैं, और ना ही इनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि संज्ञान भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हैं और सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी ये शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।